जादूगर निकले राहुल गांधी, संघ भी फिदा, मोदी हुए बेचारा। क्या राहुल गांधी इस कदर जादूगर निकले कि आरएसएस उन पर फिदा हो गया और नरेंद्र मोदी तो बेचारा बने नजर आ रहे हैं। ये कोई आ, ऐसी मजाक वाली बात नहीं है। देश की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना के बारे में मैं कह रहा हूं और ये महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना, इससे पहले मैं नमस्कार करता हूं आप सभी दर्शकों का और इस चैनल पर जुड़ने वाले तमाम दर्शकों का। और आज जो चर्चा हो रही है, आरएसएस का 3 दिन का शिविर केरल में खत्म हो गया और तीनों दिन राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, यानी राहुल गांधी छाए रहे आरएसएस के शिविर में। और आज ये हालात थे कि अचानक से टीवी चैनल्स पर कुछ सुर्खियां चलने लगी, वेबसाइट्स पर कुछ खबरें आने लगी, सब लोग चौंक गए, ये क्या हो गया। लेकिन वो ये हुआ, मैं आपके स्क्रीन पर लाता हूं, आपको बात समझ में आएगी। आरएसएस ने जातिगत जनगणना का खुला विरोध किया, ये खबर चली। कोई चैनल बाकी नहीं था, आप देख सकते हैं। आज तक, जी न्यूज, न्यूज 24, इंडिया डेली, संदेश वाहक, पीटीसी भारत, खबर फास्ट, बोलता हिंदुस्तान, बहुत ये तो एक सैंपलिंग आपके सामने हमने की कि आरएसएस ने जातिगत जनगणना का विरोध किया। लेकिन तुरंत ये बात इतनी तेजी से इसकी प्रतिक्रिया हुई और बड़ी प्रतिक्रिया होती, इस डर से तुरंत इसका डैमेज कंट्रोल हुआ। सारे वेबसाइट से ये सारे हेडलाइंस खत्म कराए गए और सबसे अनुनय विनय किया गया कि इसको मत चलाइए। उसके बाद आरएसएस की ओर से प्रकाश आंबेडकर ने एक बयान जारी किया, बयान जारी करके बताया, और जो बताया उससे पता चलता है कि आरएसएस पर राहुल गांधी जादू चल गया है। आरएसएस ने मान लिया है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। आप चौंक रहे होंगे ना, जातीय जनगणना के पक्ष में आरएसएस ने फैसला सुना दिया है। वो आरएसएस, वो बीजेपी का थिंक टैंक जो कह रहा था कि जातीय जनगणना होने से या करने से देश जातियों में बंट जाएगा। राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना पर जोर दे रहे थे और बिहार में तो जातीय सर्वेक्षण लागू भी हुआ था और उसमें सारे दल शामिल थे। विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव था, लेकिन कहने को राजनीतिक विवशता कुछ और मन मस्तिष्क में कुछ और विचार, ये बीजेपी और आरएसएस का रहा है आधार। भाई, आपको याद होगा मोहन भागवत ने आरक्षण का भी विरोध किया था, आरक्षण की समीक्षा की बात की थी, बाद में वो पलट गए थे। लेकिन आरक्षण वगैरह रहने दीजिए अपनी बात। ताजा इशू क्या है? ताजा इशू है कि राहुल गांधी एक के बाद एक दबाव बनाने का एक्शन लेते दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक राहुल गांधी के प्रभाव में आती नजर आ रही है। लेकिन अभी तो आरएसएस, वो आरएसएस जिन्होंने पूरे 3 दिन के मंथन में नरेंद्र मोदी जी का भी मंथन किया, राहुल गांधी जी का भी मंथन किया और राहुल गांधी के उस विचार को स्वीकार्य पाया कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब जरा सोचिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जो लोग लगातार राहुल गांधी को बेवकूफ बता रहे थे,
राहुल गांधी को ये बता रहे थे कि ये अपनी ही पार्टी के खिलाफ हैं। आपको ध्यान दिला दूं, बीजेपी के लोग क्या कह रहे थे कि नेहरू, इंदिरा, राजीव, सारे लोग जातीय जनगणना के खिलाफ हुआ करते थे और बीजेपी के लोग कहा करते थे कि जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, ये नारा इंदिरा गांधी का हुआ करता था। किसी ने कभी जातीय जनगणना की बात नहीं की। राहुल गांधी अपनी पार्टी की लाइन से अलग जा रहे हैं, यही बात थी। लेकिन आज क्या हुआ? आज आरएसएस बदल गया, समझिए बीजेपी बदल गई। आरएसएस राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलते दिख रहे हैं। यानी तब भी जब नेहरू, इंदिरा, राजीव एक लाइन लेकर चल रहे थे, जिसके बारे में बीजेपी ने जो कुछ भी कहा, मैं उस पर विश्लेषण में नहीं जाता, लेकिन उस लाइन के समर्थन में बीजेपी तब भी खड़ी हुई थी, खड़ा होना पड़ा था। चाहे वो जनसंघ हो, चाहे आरएसएस हो या चाहे बीजेपी हो, उनको खड़ा होना पड़ा था। और आज एक बार फिर आरएसएस को राहुल गांधी के सामने, उनके नारे पर, उनके विमर्श पर, उनके नैरेटिव के पीछे खड़ा होना पड़ा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सोच के मामले में तुम दरिद्र निकले, तुम्हारे पास सोच नहीं है, तुम देश को दिशा नहीं दे सकते, तुम तो राहुल गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलने को विवश हो। ये इसका मतलब निकलता है, सीधे तौर पर निकलता है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रणाम इंडिया के प्लेटफॉर्म पर, और आप तमाम दर्शकों का मीनू जी की भी तरफ से स्वागत करता हूं। हम जिस चर्चा को आगे बढ़ रहे हैं वो मोटे तौर पर यह है कि लगातार जो बात राहुल गांधी बोलते रहे हैं वो बात सही भी होती रही है, और वैचारिक तौर पर बीजेपी राहुल गांधी का अनुसरण करने के लिए मजबूर भी हुई है। और पहले तो वो विरोध करते हैं, पहले कहते हैं कि राहुल गांधी गलत है, राहुल गांधी को कुछ आता नहीं है, ये तो पप्पू है, ये तो बालक बुद्धि है, इस तरह के बातें करते हैं। कहते हैं कि ये पहले की कांग्रेस देशभक्त थी, राहुल गांधी ने उसको देश विरोधी बता दिया, राहुल गांधी जातियों में बांट रहे हैं देश को, जनगणना की बात कर रहे हैं। अरे ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी ने ही जातियों को पैदा किया हो, राहुल गांधी ने ही जाति को बना दिया हो। लेकिन थोड़े दिन में कोर्स करेक्शन होता है और बोलते हैं कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं। अब आरएसएस ने कहा है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। तो ये पूरे विपक्ष की, राहुल गांधी के नैरेटिव की बहुत बड़ी जीत है, और उसी तरीके से बीजेपी और आरएसएस की बहुत बड़ी हार है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान कह रहे थे कि ये जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, ये एक्सरे कराना चाहते हैं, आपकी जमीन, आपकी दौलत, आपकी भैंस, आपके मंगलसूत्र उठा करके वो दे देंगे उन लोगों को, वो इशारों में कहते थे घुसपैठियों को दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे, ये सारी बातें करते थे। तो क्या अब दे देंगे क्या? आरएसएस बताए, आरएसएस क्या वही चाहता है जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे? आज उनकी नरेंद्र मोदी सही कह रहे थे या राहुल गांधी सही कह रहे थे? आरएसएस ने चूज किया है कि नरेंद्र मोदी वाज इनकरेक्ट, वो गलत थे, और राहुल गांधी सही थे और सही है। ये आरएसएस ने चूज करके बताया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आरएसएस ने चूज करके जो बताया है उस पर हम आरएसएस पर भरोसा कर लें। आरएसएस भरोसा करने के काबिल कभी रहा ही नहीं। आरएसएस सावरकर की पूजा करने वाला रहा है, वो सावरकर जो गांधी की हत्या की साजिश रचता है, वो सावरकर जो जिसकी
दिए हुए पिस्तौल से महात्मा गांधी की हत्या हुई, और क्या प्रमाण हो सकता है? जिस पिस्तौल को सावरकर के घर से, सावरकर के हाथ से ले जाकर के नाथूराम गोडसे दिल्ली जाते हैं, और उस इसी पिस्तौल से महात्मा गांधी की हत्या होती है, और उस सावरकर की पूजा करने वाले लोग आज महात्मा गांधी की भी बात करते हैं, तो ये इनका दोहरा चरित्र सीधे नजर आता है। इसलिए ये विश्वास के लायक नहीं है। लेकिन ये समझिए कि ये जनता के दबाव के सामने झुकने के लिए मजबूर होने वाले लोग हैं। इन्होंने दिल में सावरकर, दिल में नाथूराम रखा, और दिखावे के लिए महात्मा गांधी किया। पूरे जीवन में इनका यही इतिहास रहा है। ये गांधी की पूजा इनकी झूठी है, गांधी का नाम इनके मुंह से झूठा है, गांधी का नारा इनके मुंह से झूठा है। ये सावरकर प्रेमी है, ये नाथूराम प्रेमी है। और आज भी जातीय जनगणना की जो वकालत इन्होंने की है, ये राहुल गांधी ने जो राजनीतिक रूप से फिजा बनाई है, उस फिजा के सामने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए इन्होंने फिर से झूठ बोलना कबूल किया है। हाँ, हमें आरक्षण भी कबूल है, हमारे रहते आरक्षण खत्म नहीं हो सकता, जातीय जनगणना भी हमको कबूल है। लेकिन चलिए लाइन पर आया। अब मैं सीधे मीनू जी आपके पास आता हूं, और आप थोड़ा इस विमर्श को आगे बढ़ाइए कि आरएसएस ने जो ये स्टेप उठाया, क्या बीजेपी इसको मान लेगी? जी देखिए, जो आरएसएस ने ये स्टेप उठाया है, सबसे पहले मेरा जो मैं क्यों उठाया, मैं उसके बाद बोलूंगी बाकी बात पे। इन्होंने इसलिए उठाया है कि नंबर एक तो ये जो इनके साथ एनडीए के जो घटक दल हैं, वो सारी सामाजिक न्याय की पार्टियां कमोबेश, तो वो इनके साथ जुड़े रहे, छिटके नहीं, इनसे अलग ना हो इस मुद्दे पे। तो इन्होंने बेमन से ही सही एक ये कह दिया है कि हाँ भाई, जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देखिए, राजनीतिक इस्तेमाल तो कोई करना भी नहीं चाह रहा है, उसका केवल सर्व समावेशी विकास की बात है कि समाज के सभी तबके साथ बढ़े, कोई किसी एक तबके का ये ना हो। लेकिन जो आपका जो बात हो रही है कि भाई आप जो हैं बदल दिया है, राहुल गांधी ने अपना कोर्स बदल दिया है और अभी चेंज हो रहे हैं स्टांस, उसको आपने एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है। लेकिन जो राहुल गांधी ने किया है, देखिए, वो जो इसकी ये समय की का तकाजा है, जो होता रहा पिछले 70 साल से। भाई इंतजार किया गया कि शायद कुछ बदलाव आएगा, शायद कुछ बदलाव आएगा, लेकिन जाति की जो ये बीमारी है, जो जहर है, वो उसी तरह घुला हुआ है समाज के अंदर, बल्कि जड़ें और गहरी हो गई हैं, जाति की जकड़न और गहरी हो गई। आप दिन रात सोशल मीडिया पे देखें, आप अदरवाइज भी देखें, ऊना की घटना देख लीजिए, दलितों की आप देख लीजिए, रोज आना है, कई पेड़ से बांध के मार रहे हैं कि भाई दलित ने पानी छू दिया उनके घड़े का। या उत्तराखंड में हुआ था कि दलित माता थी, वो भोजन माता मिड डे मील बनाने वाली, तो सवर्णों के बच्चों ने मना कर दिया खाने से, आप छोटे छोटे बच्चे, और वो भी आंगनवाड़ी में। तो आप अंदाज लगाइए कि कितनी गहरी जकड़न है। तो वहां पे तो बहुत जरूरी हो जाता है कि इस चीज की सच्चाई को पहचाने कि इन लोगों को कैसे पीछे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो ये आरएसएस और बीजेपी है, वो सामाजिक समरसता का एक लबादा ओढ़े हुए थे कि सामाजिक समरसता की बात करते रहो और इनको एक लॉलीपॉप थमा के रखो, जो आदिवासी पिछड़े और बैकवर्ड जो भी दलित क्लास हैं, कि इनको एक हाथ में कीजिए, देखिए हम तो समरसता की बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। लेकिन उनका समरसता से अभिप्राय क्या कि मलाई हम चाटेंगे, तुम बर्तन साफ करना, हमारे जो बर्तन हम छोड़ेंगे खा के उसको साफ करना। तो वो चीज जो है, उनका जो समरसता वाला भाव है, मतलब ये कि भाई बांट लो काम, कि हम ये करेंगे और तुम वो करोगे, ताकि कोई क्लैश ही नहीं होगा। लेकिन जाति जनगणना होते ही क्लैश शुरू हो जाएगा। क्लैश किस चीज का शुरू होगा? हितों का, कि भाई जब हमारी इतनी सारी संख्या है तो क्या हम तुम 15-20% के बर्तन मांजेंगे क्या? हम तुम्हारे पैर दबाएंगे, तुम्हारे जूते साफ करेंगे खाली, बाकी की मलाई तुम खाओगे। तो वो जो चीज है, ये जो डिस्कोर्स है राहुल गांधी का, देखिए जब राहुल गांधी ये बात बार बार कर रहे थे, उदयपुर शिविर के बाद उन्होंने अपने कांग्रेस का शिविर हुआ, उसके बाद से जाति जनगणना की बात राहुल गांधी लगातार उठा रहे।
मजाक तक भी बनाया गया है कि सुई अटक गई है राहुल गांधी की वहां। लेकिन देखिए इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था कि जो हिंदुत्व का गुब्बारा जो था ना, ये पंक्चर हो गया। लोगों को असलियत समझ में आ गई कि ये हिंदुत्व की जो समरसता है वो असल में एक फ्रॉड है, वो कुछ नहीं है, केवल जो यथास्थिति को बनाए रखना है कि भाई जो दलित तब वंचित और पिछड़े हैं वो वैसे ही बने रहे और बाकी की जातियों का वर्चस्व कायम रहे, और वो बना भी रहा। अब आप संघ में ही देख लीजिए, संघ में हमेशा ही एक ब्राह्मण को वरीयता दी जाती है। और जो राहुल गांधी बताते थे अपने भाषणों के दौरान कि 97 जो हैं, जो सचिव स्तर के जो लोग हैं वो सारे ऊंची जातियों के हैं, तो उसमें आप देना ही नहीं चाहते। लेकिन आपको, क्योंकि राहुल गांधी ने डिस्कोर्स को मोड़ दिया है, देखिए बार बार आपको यू टर्न लेना पड़ रहा है। क्यों लेना पड़ रहा है? ये अप्रेंटिसशिप का मामला है, ये राहुल गांधी के उस पे लाए। आप गिग वर्कर्स की बात करने लगे हैं, अब कभी आपके दिमाग में आया भी नहीं गिग वर्कर्स। अब आप कह रहे हैं कि उनके लिए एक डेटा तैयार किया जाएगा और उनके वेलफेयर की स्कीम बनाई जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटका में ऑलरेडी लागू कर दिया है गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए एक फंड वगैरह बना के। तो वो चीजें उनको लगता है कि ये तो बाजी मार रहा है लगातार, तो उसको कुंद करो। अब मेरा जो मानना है प्रेम जी कि जाति जनगणना करवा तो देंगे, ये जैसा कि खबर आ रही है सितंबर में होगा, तो करवा तो देंगे। मेरा मानना ऐसा है कि जनगणना के आंकड़े जारी नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो उसमें मुझे तो विश्वास होगा नहीं, फजिंग होगी, उसमें भी कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा। लेकिन क्योंकि इनके हाथ में असल आंकड़े होंगे तो इनका जो आपस की समझ है उसमें ये समझ रहेगी कि भाई आप इन तबकों के वेलफेयर की स्कीम जोर शोर से लागू करो। तो उसमें ये चाहे बेमन से करें या मन से करें, इनको करना तो पड़ेगा। लेकिन ये है कि आंकड़े सामने आ जाएंगे तो फिर दावेदारी का संघर्ष शुरू होगा। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि भाई हम आंकड़े तो जारी करके हम बहुत बड़ा कमिटमेंट सामने आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो इनको अब इसलिए आना पड़ा आरएसएस को, क्योंकि राहुल गांधी जो है उन्होंने जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं इस टाइम, देश का जो हवाई जहाज जो उड़ रहा है या रेलगाड़ी जो चल रही है उसकी ड्राइवर की जो सीट है वो राहुल गांधी के हाथ में। अब राहुल गांधी जिधर ले जाए मोड़ के, जंगल में ले जाए तो इनको मजबूर होना पड़ता है जंगल में जाने के लिए, मॉल में ले जाए तो मॉल में जाना पड़ता है। तो अब जो कह रहे थे ना राहुल गांधी कि आप जो काम करवाना है नरेंद्र मोदी से वो मुझे बता दीजिए, मैं जानता हूं कैसे करवाया जाएगा। तो इनकी मजबूरी है कि अब ये नाच रहे हैं राहुल गांधी की धुन के ऊपर। राहुल गांधी जो म्यूजिक बजाते हैं उस पर इनको नाचना पड़ रहा है। तो ये जाति जनगणना एक उसी तरह का ये एक वैसा ही मुद्दा है, क्योंकि जिस चीज के ऊपर कभी उनकी हामी नहीं भरी, और मोदी ने तो ये तक कहा कि 4 ही जातियां होती है, पता नहीं आपने शुरू में बता भी दिया होगा कि भाई 4 ही जातियां हैं इस देश में, तो कि महिला और श्रमिक और युवा और किसान। तो अब जाति जनगणना पे आ गए आप, तो किसकी वजह से? क्योंकि आपको दिख रहा है कि वो आदमी जो है ना, जिसको कहते हैं ना शो स्टील करना, मतलब पूरा महफिल में छा गया है वो आदमी, तो उसकी चमक को कम कैसे किया जाए। लेकिन देखिए अब जो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अब आम आदमी को सब पता चलने लगा है। जैसे अब आपके दर्शक जो देख रहे हैं उनको सब समझ में आ रहा है कि क्या चालबाजी है इसके पीछे, संघ की क्या चाल है और मोदी की क्या चाल होगी आगे। और बाकी हम और आप लोग तो लगे हुए हैं पब्लिक को अवेयर करने में कि भाई इसका मतलब ये है, आपके लिए ये है और ये सरकार ऐसा कर सकती है, इन स्थितियों में आपको क्या करना है। तो ये चीज है, आप जो भी होगा उसको छुपा तो सकते नहीं है, ये कोशिश जरूर करेंगे। बिल्कुल जाति जनगणना के आंकड़े मैं नहीं मानती हूँ रिलीज करेंगे। जी जी देखिए मीनू जी, आपने एक दो बातें कही, वो ये कि जातीय जनगणना जिसको लेके आरएसएस ने कहा कि जातीय जनगणना तो होनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो सहमत होती दिखी। लेकिन मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा बोलने की और एक्सप्लोर करने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है। जाति जनगणना होनी चाहिए और राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति नहीं होती तो क्या जातीय जनगणना होती? उसको पलट के लीजिए उस सवाल को।
अगर जातीय जनगणना राजनीति के विमर्श में नहीं आता तो क्या आरएसएस आज उसके लिए समर्थन देता? अब समझिए उत्तर मिलता है कि इस उलट के आप प्रश्न करते हैं, ये राजनीति का विषय है। देश के अधिसंख्य लोगों को 90% जनता को अगर मुख्य धारा से बाहर कर देंगे, उनको हिस्सेदारी नहीं देंगे विभिन्न क्षेत्रों में, तो ये राजनीति का विषय है। अगर ये राजनीति का विषय नहीं होता तो बाबा साहब अम्बेडकर को संघर्ष ही क्यों करना पड़ता, वो भी गुलामी के दिनों में? उसके आजादी के बाद भी ये लड़ाई लंबी चल रही है, क्यों चलेगी? राजनीति को बदलने के लिए ही तो ये मुद्दा है, और ये मुद्दा राजनीति को बदल रहा है। इसलिए आरएसएस के लोग जब कहते हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो ये उनकी कायरता का और उनमें जो व्याप्त डर है उसका प्रतीक है। वो खुल करके आ रहा है सामने। देखो, राजनीति नहीं करने बोल रहे, ये मैथमेटिक्स है क्या कि जनसंख्या का आंकड़ा ले लिए और उसको किताब में लिख के रख दिए? ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये इसका पूरा सोशल इंजीनियरिंग होगा इन आंकड़ों का। ये आंकड़े बताएंगे, देश का एक्सरे बताएंगे कि कहां खून बह रहा है, माने नसों में कहां से खून बह रहा है और कहां खून की कमी है, कहां हड्डी मजबूत है और कहां हड्डी कमजोर है। ये सारी चीजें ये आंकड़े बताएंगे। और उसके बाद जो इसका चिकित्सकीय नजरिए से जो शल्य चिकित्सा हो या जो भी विभिन्न तरह की चिकित्साएं होती हैं, उसके हिसाब से इलाज किया जाएगा। ये है तो राजनीति का विषय तो मैं मानता हूं कि ये जरूर है, लेकिन बोलने और समझने का एक तरीका होना चाहिए। राजनीति का मतलब ये थोड़े है कि किसी मुद्दे को दबा देना। आजकल राजनीति करना का मतलब समझते हैं कि किसी मुद्दे को खत्म कर देना, या बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन राजनीति का सिर्फ वो मतलब नहीं होता है। मैंने तो सीधे इस प्रश्न को उलट ही करके समझाने की कोशिश की कि अगर राजनीति का ये विषय नहीं होता तो विमर्श में आता ही नहीं, आरएसएस को अपना स्टैंड बदलना पड़ता ही नहीं। और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की सरकार को जो घुटने टेकने हैं, एक और यू टर्न लेना है, जातीय जनगणना कराना है और उनको कराना पड़ेगा, तो ये भी राजनीति का ही बड़ा विषय होगा। एक और बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही कि ये जो पूरा मुद्दा आगे बढ़ा तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन से पहले उनका जो कहना होता था उसमें एक बदलाव आया, या उनका जो एक परमानेंट रुख था उसमें ये बदलाव आया, और राहुल गांधी का उसमें इंपैक्ट दिखा। जो आप बात कह रही थी मोटे तौर पर मैं जो समझा, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। राहुल गांधी अगर वैचारिक नजरिए से अपना हस्तक्षेप दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं उसके थिंक टैंक जहां से वो एनर्जी लेते हैं आरएसएस पर, तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी के थिंक टैंक से भी बड़े हो गए। ये इसका मतलब होता है, और ये बहुत छोटा मतलब नहीं है, बहुत बड़ा मतलब है। हमारे इस पर प्रतिक्रिया भी आ रही थी कि आप रोज राहुल गांधी करते रहते हैं, अति हो गई, ये लिमिट क्रॉस कर गए। राहुल गांधी के बारे में हम जितना बोलते हैं, बोल भी कहां पाते हैं, हम तो इधर उधर उलझ कर रह जाते हैं। उस राहुल गांधी का इम्पैक्ट इतना तेजी से बढ़ा कि एक बालक बुद्धि, एक पप्पू, वो आज एक पूरे आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा बदल रहा है। तो देश के असंख्य लोगों में राहुल गांधी के एक्शन का, उनके बातों का, उनके विचार का, उनके कार्यक्रम का जो प्रभाव पड़ रहा है, उसको आंकने की क्षमता हमारी है ही नहीं, हम माप ही नहीं सकते। वो पूरी राजनीति बदल गई। अभी जम्मू कश्मीर का चुनाव आएगा, बहुत रीजनल पार्टियां हैं, बीजेपी भी है, लेकिन जीतेगी कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जीतेगा, सीटें ज्यादा होंगी कांग्रेस के पास। ये बदलाव आया है। ये आज के जो सर्वेज आ रहे हैं उसके मुताबिक हम कह रहे हैं, पीडीपी और कांग्रेस में कांग्रेस ज्यादा सीटें लाती दिख रही है। ये बदलाव है, आप ये समझिए। और हरियाणा में चुनाव आएगा, नतीजे बताएंगे कि कांग्रेस कितना आगे, मीलों आगे नजर आएगी दूसरी पार्टी से। पहले ऐसा कोई सोच सकता था? चुनाव से पहले कोई दावे से ऐसा बोल सकता था?
पहले कहा जाता था मीनू जी, कांग्रेस तो जीतता हुआ चुनाव भी हार जाती है। कोई मणिशंकर अय्यर आएंगे, कुछ बोल जाएंगे, कोई अमेरिका में बैठे वो मैं नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम है उनका, सैम पित्रोदा जी, बोल जाएंगे और हमारा चुनाव हाथ से निकल जाएगा, कांग्रेस चुनाव हार जाएगी। ऐसे ही तो कांग्रेस को देखते थे। कांग्रेस में गुटबाजी है, ये गुटों में बटी हुई पार्टी है, ये कहां से जीतेगी। अब ये सारी बातें पलट गई हैं। कोई ये बात नहीं कह रहा है कि कोई किसी सैम पित्रोदा के बोलने से या मणिशंकर के बोलने से चुनाव बदल जाए। सच ये है मीनू जी कि कभी मणिशंकर के बोलने से चुनाव बदला ही नहीं। इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि हमारे नरेंद्र मोदी के बारे में अगर तुम बोलोगे तो तुम खुद चुनाव हार जाओगे, मोदी की आलोचना करोगे तो जनता तुम्हें हरा देगी, अगर तुम्हें जीतना है तो मोदी की आलोचना मत करो। ये एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया। और सच तो ये है कि उन बातों का इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं था, कोई मतलब नहीं था। मैंने कई बार कहा भी है कि गुजरात में चुनाव हो रहा था, कांग्रेस हारी, बढ़िया से हारी, आम आदमी पार्टी भी हारी, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता का एक पुराना वीडियो किसी ने वायरल किया और वो नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे रहा था। ये पूरा वायरल हुआ तो, लेकिन आम आदमी पार्टी को उसका नुकसान कहां हुआ? गाली देने के बावजूद ज्यादा वोट आए, सीट आई। मैं उदाहरण बार बार बोलता हूं ये लगा के कि मेरा मतलब ये नहीं कि गाली दीजिए, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है उस झूठ के बारे में बोलना कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ में बोलोगे तो चुनाव हार जाओगे। कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही थी तो नरेंद्र मोदी को बोल के हार रही थी कि गुटबाजी के कारण हार रही थी, कि 10 साल के शासन के कारण हार रही थी, कि बीजेपी की झूठ और उम्मीदों के कारण हार रही थी। ये अलग अलग विश्लेषण हो सकता है, अलग अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन आज आप बोलिए ना, वो सारे कारण आ भी जाए तो क्या कांग्रेस को कोई हरा देगा हरियाणा में? क्या कोई हरा है? तो गुटबाजी इधर भी है उधर भी है, हरा देगा कोई? ये पूरी बाजी, पूरी चीजें ही पलट चुकी हैं। मैं अब सीधे सवाल पर आता हूं कि बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, हम जान रहे कि अंदर खाने भी एक दिखावे की लड़ाई चल रही है या फिर कहीं ना कहीं पर्सनालिटी कल्ट चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो चल रहा है, चाहे योगी आदित्यनाथ को लेकर के हो, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इसमें क्या नरेंद्र मोदी अब इतने कमजोर हो जाएंगे कि आरएसएस बीजेपी का अध्यक्ष भी संस्तुत और नियुक्त करेगा और आरएसएस आइडियोलॉजी भी थ्रू करेगा कि इसको मानो और जातीय जनगणना को मानो? देखिए, आरएसएस अगर कुछ बोलता है तो वो गैर राजनीतिक बात भी हो सकती है, लेकिन आरएसएस की वो बात जो राजनीतिक है, राहुल गांधी का खड़े किया हुआ विमर्श का एक बड़ा मुद्दा है, और उसको अगर बीजेपी मान लेती है तब तो ये जबरदस्त तरीके से मतलब एक तो आरएसएस के सामने उनका घुटने टेकना होगा, राहुल गांधी के सामने घुटने टेकना होगा, पूरे विपक्ष के सामने घुटने टेकना होगा। तो क्या ये दिन बीजेपी को और मोदी को देखने पड़ने वाले हैं? इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए। जी जी, देखिए, राहुल जो मोदी एक ब्रांड थे और एक ब्रांड की एक शेल्फ लाइफ होती है, उसमें शेल्फ लाइफ बढ़ेगी जब आप उसमें कुछ इनोवेशन करेंगे। मोदी जी ने कोई इनोवेशन नहीं किया, वो पुराना उनका राग अलापते रहे, और जैसे जैसे उनको हार नजदीक आती नजर आने लगी 2024 में, वो और तेजी से नफरत के एजेंडा पे लग गए, वो पिल पड़े उसके ऊपर, और वो उसका जो आपने देखा वो 240 सीटें आई। अब आप जो 240 सीटें आई हैं तो उससे मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस का लेवल, ये जो अहंकार का एक अकेला सब पर भारी, और ये वो सब हवा में उड़ गया है, काफूर हो गया है बिल्कुल। तो उसमें जो मोदी जी जो देख रहे हैं, और उसके बरक्स आप देखिए कि राहुल गांधी की कही बातें और राहुल गांधी की विश्वसनीयता, राहुल गांधी की प्रति लोगों का रुझान जो कि सर्वे में भी सामने आ रहा है, तो वो चीजें उनको और अंदर से हिला रही हैं। और देखिए, मोदी जी का कॉन्फिडेंस ना केवल राहुल गांधी से ही नहीं, एक सामने एक मजबूत विपक्ष है, एकजुट विपक्ष है।
मैं बार बार कह रही हूं कि मोदी जी को ये विश्वास ही नहीं था कि ये जो विपक्ष है ये इलेक्शन के बाद भी एकजुट रह पाएगा। उनको था कि ये तो इलेक्शन होते ही और ये तो स्वार्थ के लिए इकट्ठे हुए, एक इधर चला जाएगा, एक उधर चला जाएगा, एक पूरब चला जाएगा, एक पश्चिम चला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो और ज्यादा मजबूती के साथ एक होके खड़े हो गए हैं। तो वो चीज उनको परेशान कर रही है। उसके बाद फिर पार्टी के अंदर आप देख लीजिए, घमासान मचा हुआ है। योगी को इन्होंने बहुत बीच के दिनों में कितना डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, लेकिन वहां यूपी में यह था कि आज सरकार गिरी, आज योगी जी इस्तीफा दे रहे, कल दे रहे, शाम को दे रहे, सुबह दे रहे। वहां योगी जी ने कुछ इस्तीफा दिया नहीं और अभी योगी जी वही सीट पे जमे हुए हैं। इधर से अभी आरएसएस के जो संघ प्रमुख है वो कभी मोदी जी को उपदेश दे रहे हैं लगातार कि अहंकार नहीं होना चाहिए सेवक के अंदर, आप अपने आप को अविनाशी ना माने, जो है राजा अविनाशी ना माने अपने आप को, वो उनके नॉन बायोलॉजिकल कि मैं तो पैदा ही नहीं हुआ अपनी मां से, उसके ऊपर टॉन्ट मार रहे थे। ये इतना सा भी काफी नहीं था। मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, उनके बैसाखियों की सरकार पे खड़े हुए हैं, तो उनको यूटर्न के बाद यूटर्न लेना पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड हो या ब्रॉडकास्ट बिल हो, लेटरल एंट्री हो, मतलब एक मुद्दा नहीं है। ओपीएस हो, नया है, अग्निवीर के बारे में बताया जा रहा है, इसमें और हम चेंजेस करेंगे। तो मतलब इतने सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में कि कांग्रेस और विपक्ष लगातार हमलावर थे और जिसकी वजह से वो लोग इतनी अच्छी उनकी संख्या आई, भारी संख्या आई। तो वो मुद्दे जो है अब मोदी जी को परेशान कर रहे हैं और उनका यह कि या तो माने या उन मुद्दों पे काम करें। तो मोदी जी का एक अकेला सब पर भारी अहंकार को बड़ी भारी चोट पहुंचती है मोदी जी के, और उसमें ऊपर से उनके अपने पिताजी जो है आरएसएस, वो ही उनके सिर के ऊपर भारी हो रहे हैं। क्योंकि आरएसएस भी शातिर तो है वो लोग भी, उन्होंने देखा कि मोदी जी इस टाइम बहुत कमजोर विकेट पे खड़े हुए हैं, 240 सीटों के साथ अपनी सीट भी बड़ी मुश्किल से जीतते हैं बनारस में। उससे ज्यादा चौगुने टिकट सीटों से वोट से तो शिवराज सिंह चौहान जीते, 7 या 8 लाख से जीते। तो वहां भी मोदी जी का सब आत्मसम्मान बड़ा अंदर वाकई में एक सदमा सा तो पहुंचा हुआ ही है उनको। तो वो सारी चीजें जो है अब मोदी जी के लिए एक बहुत भारी संकट है। मैं तो ये कहूंगी कि अस्तित्व का संकट है। बात यहां तक हो रही है कि आरएसएस बदलने की सोच रहा है। आरएसएस उनके 75 साल की उम्र को बार बार फोर फ्रंट पे ला रहा है। तो और मोदी जी कह रहे हैं मैं तो 5वीं बार भी आऊंगा वो फिनटेक का उद्घाटन करने के लिए, 2029 में भी आऊंगा। और आरएसएस कह रही है कि 75 होने वाले हैं पूरे। तो किस किस से लड़ेंगे मोदी जी? और अगर लड़ भी लेते, अगर मोदी है तो मुमकिन है उसी तरह बना रहता। आग जो है मोदी है तो मुमकिन है, कोई बात नहीं करता है। मोदी के नहीं तो कौन, कोई बात नहीं करता है। हर हर मोदी, घर घर मोदी नारा उड़ गया है। तो इसलिए राहुल गांधी की बात तो लाजमी है। जो आपने कहा कि भाई हमें कहते हैं राहुल गांधी की बात क्यों करते, तो करेंगे, आपका जवाब दे रहे हैं हम। आप लोग कहते थे ना मोदी नहीं तो कौन, सबके मन में ये एक सवाल था, या मोदी को वोट नहीं दे तो फिर किसे दे, सामने लाओ कोई। तो वो चीज सामने आई। तो अब उसके बारे में भाई आप लोगों को समझाया तो जाएगा ना कि भाई राहुल गांधी क्यों, कि हम बता रहे हैं आपको, एवरीडे बताते हैं भाई इसलिए राहुल गांधी। और आज एक जाति जनगणना भी आ गया कि जो आप ही लोग कहा करते थे बार बार कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वो सच हो जाता है, तो ऐसे ये है। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उस पे आरएसएस को मानना पड़ा। और आरएसएस वो संस्था है, आप जानते ही हैं, दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी मातृ संस्था है, जन्म ही वहीं से हुआ है। तो इसलिए जो आपको और आपको सब हम तो इसलिए आपके सामने रख रहे हैं चीजें कि आपके सामने चीजें क्लियर हो, जो कि आपको कहीं गोदी मीडिया पे नहीं मिलेगा। जाति जनगणना पे जिस तरह की आपको चर्चा यहां मिलेगी, आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप कोई सा भी गोदी मीडिया का चैनल खोल के देख लीजिए, वहां तू मैं हो रही होगी। लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि इसका इतिहास क्या है, इसमें राहुल गांधी का क्या रोल है, इस जाति जनगणना तक आने में आरएसएस का स्टैंड क्या था, मोदी का स्टैंड क्या है। और इसमें एक चीज और है प्रेम जी, सबसे महत्वपूर्ण, मेरा मानना तो ऐसा भी है कि आरएसएस को लगता है कि हिंदुत्व का जो समरसता का जो सिद्धांत है ना, वो यह हिंदुत्व जिस समरसता के सिद्धांत पे खड़ा था उसकी उम्र पूरी हो चुकी है। ये बात उनके मंथन में निकल के आ गई। तो इसलिए क्या है, धीरे से वो जाति जनगणना के दरवाजे में घुस गए हैं।
और वहां से ही बोल रहे हैं कि हाँ हम भी आ गए जी, यहाँ पे हम भी चाहते हैं। तो अब चाहने के बाद जो होगा वो अब देश देखेगा। अगर सितंबर में होता है और जारी हो जाते हैं आंकड़े तो उस पर फिर बात करेंगे। जी जी, मैं एक प्रतिक्रिया को लेकर के आता हूँ। एक प्रतिक्रिया रुद्र जी की है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर को लेकर आरएसएस के संगठन राजनीति करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर जाति जनगणना को लेकर विपक्ष राजनीति नहीं कर सकते। एपिटोम ऑफ हिपोक्रेसी। ये बहुत गंभीर टिप्पणी है कि आप राम मंदिर का राजनीतिकरण कर सकते हैं, पूरे ऐसा नहीं, राम मंदिर को आंदोलन बना करके राजनीति कर सकते हैं। एक चुनाव नहीं, चुनाव दर चुनाव कर सकते हैं और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर राजनीति कर सकते हैं। राष्ट्रपति को वहां घुसने नहीं देंगे, इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। आप संसद भवन पर राजनीति कर सकते हैं, आप सिंगोल पर राजनीति कर सकते हैं, आप दुनिया तमाम चीज पर राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि आपको वोट चाहिए। आप धर्म बेच दीजिए वोट के लिए, आप भगवान बेच दीजिए वोट के लिए, कोई बात नहीं। आप उत्तर प्रदेश अगर आपको चुनाव में हरा दे तो आप जिस दिन विजय उत्सव मना रहे हो 4 जून को, उस दिन बीजेपी के कार्यालय में जय श्री राम के नारे पर प्रतिबंध लगा दीजिए, कोई बात नहीं। उस दिन जय जगन्नाथ बोलिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको जगन्नाथ ने उड़ीसा से कुछ सीटें जिता दी हैं। आप समझिए, आप जीत का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। जो जीत जनता ने आपको दी है वो श्री राम के क्षेत्र में आप हार गए तो श्री राम का नारा बंद, जय जगन्नाथ इसीलिए क्योंकि जगन्नाथ भगवान के क्षेत्र में आपको चुनावी जीत मिल गई। यहां भी आप राजनीति कर रहे हैं, कोई अंत नहीं राजनीति करने का। लेकिन आप कहते हैं कि विपक्ष को राजनीति करने का अधिकार नहीं है, वो विपक्ष को राजनीति नहीं करना चाहिए, जातीय जनगणना का सवाल उठाना चाहिए। हालांकि इसका मैंने इससे पहले विस्तार में बताया कि राजनीति नहीं हो, क्या राजनीति के कारण ही तो ये विषय पैदा हुआ है, वरना विषय ही नहीं पैदा होता। एक और बात जो आप थोड़ी देर पहले कह रही थी उसको हम कहना चाहते हैं कि ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है, राहुल गांधी ने जो बदला है, वो एटमॉस्फेयर एक अलग किस्म से चेंज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो एक व्यक्ति निष्ठ पार्टी हो गई, मोदी शाह की पार्टी हो गई, और कहीं थोड़ा इसका विस्तार में तो हम दो हमारे दो की पार्टी हो गई। ये तो राहुल गांधी ने ही बताया, ये तो राहुल गांधी ने ही समझाया, और इस बात को अब देश और दुनिया समझ रही है। तो ये जो बदलाव, जातीय जनगणना की बात अगर राहुल गांधी की समझ में आ रही है, तो भ्रष्टाचार की बात भी राहुल गांधी जो हुई है वो भी सबकी समझ में साफ तौर पर आ रही है। आज एक बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से और पर सुनवाई जारी है। वो विषय इस चर्चा में लाना जरूरी है मीनू जी। वो विषय है बुलडोजर। बुलडोजर इनजस्टिस को जस्टिस बता करके पेश किया जाता रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर कैसे चल सकता है। ये किसी आरोपी पर छोड़िए, किसी कन्विक्ट पर भी कोई कन्विक्ट भी हो जाए तो भी उसका घर नहीं तोड़ा जा सकता, ये कह रही। और लॉ से चिपक करके ही इस मामले में अतिक्रमण हटाने जैसी कोई कार्रवाई हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी बुलडोजर से घर गिराने पर तत्काल। ये अलग बात है, वो दिशा निर्देश की बात कर रही है, और उसकी भी हम भी आलोचना कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। 6 महीने में कैसे कितने ऐसे घर गिराए गए हैं, उसकी कमेटी बना के जांच कराइए, और उसके बाद जो जिम्मेदार हैं उसको पनिश कीजिए। केवल आगे का दिशा निर्देश देने से काम नहीं चलेगा। ये हमारी आलोचना है, हमारी अपेक्षा है सुप्रीम कोर्ट से। ये आलोचना में उम्मीद है, अपेक्षा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बात कही है, इसने भी आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को बुलडोज कर दिया है। बुलडोज कर दिया है वो विचारधारा कि हम सेलेक्टिव ढंग से किसी पर भी कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं।
और ये जो कोई भी राजनीतिक रूप से उनके खिलाफ खड़ा होगा, जो कोई उनका वोटर नहीं होगा, उसको वो सजा दे सकते हैं, बुलडोज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये उनकी विचारधारा है। इस विचारधारा पर भी एक जबरदस्त चोट जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचाई है। यानी आज दो घटनाएं हुई हैं, दोनों बीजेपी और आरएसएस पर चोट पहुंचाने वाली घटना हुई है। एक तो जनता के डर से राहुल गांधी के बहुत ज्यादा इस नारे से चिपक कर जनता को समझाने में कामयाबी पाने के कारण बीजेपी और आरएसएस को जो राजनीतिक रूप से भय सताने लगा, उस भय से उन्होंने जातीय जनगणना को कबूल किया। ये अपने हाथ से अपने आप को मारा गया चाटा है। ये समझ रहे हैं? अपने हाथ से अपने आप को मारा गया चाटा है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो दोनों हाथ से दोनों गाल पर चमाटा रखा है। ये इनको आज चाटे ही चाटे पड़े हैं। ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 2 सितंबर की शुरुआत हो चुकी है। और ये सितंबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस साल नरेंद्र मोदी जी ने जो आचरण, जो नियम, जो परंपरा स्थापित की है कि 75 साल पूरे होने पर मार्गदर्शक की मंडली में जाना होगा, उसके लिए बस 2 से आगे 17-15 दिन बाकी हैं। 15 दिन बाद उनकी ही बनाई गई व्यवस्था उनसे ही ये अपील करेगी कि मोदी जी बहुत हुआ, मार्गदर्शक मंडल में अब आप जाइए। ये 15 दिन बाकी है, इसलिए भी ये सितंबर का महीना है। और 2 तारीख है और 2 झन्नाटेदार तमाचे, एक अपने ही गाल से या आरएसएस के गाल से, जो समझ लीजिए, और एक सुप्रीम कोर्ट के हाथ से, माने गाल पर हाथ से, उसको करेक्शन मान लीजिए, बोलने में जो त्रुटि हो रही है। तो ये हालात हैं। अब मीनू जी आपके पास सवाल लेकर के कि ठीक है, राहुल गांधी से आप प्रभावित होकर राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप अपने आपको ज्ञान आया है, बहुत अच्छी बात है कि आपको ज्ञान आया, आप आरक्षण का समर्थन करने लगे, आप जातीय जनगणना का समर्थन करने लगे, आप लेटरल एंट्री से पीछे हट गए, भाई आरक्षण की लूट को आपने समझ लिया कि नहीं होने देंगे, बहुत सारी चीजें आपने समझी हैं। अच्छा हो, आपको अंतर्ज्ञान हुआ हो। हालांकि हम लोग तो मान रहे थे कि ये सब उस दबाव की राजनीति का नतीजा है, राहुल गांधी की राजनीति का नतीजा है कि ये परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन चलिए, आप हमारी बात मत मानिए, आप खुद से सुधर गए हैं। तो क्या इस सुधार के बाद महाराष्ट्र जीत लेंगे, कि झारखंड जीत लेंगे, कि हरियाणा जीत लेंगे, कि जम्मू कश्मीर जीत लेंगे? क्या देख रही हैं आप मीनू? देखिए, राज्यवार करें तो आप महाराष्ट्र से आ जाइए। महाराष्ट्र में तो कोई किसी सूरत में नहीं जीतने की सूरत बन रही है, वहां कोई हालात ही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके की वहां पे इनके ही कुनबे में, जो इनका एनडीए का कुनबा है, उसमें अजित पवार हो, शिंदे हो और बीजेपी हो और अदर्स, इनकी आपस में ही जुतम पैजार मची हुई है। और दूसरी बात यह है कि वहां पे जो वहां की जो जनता है, वो उसको भाजपा की जो ये तोड़फोड़ की राजनीति, जो ऑपरेशन लोटस, जो जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ा गया, जिस तरीके से एनसीपी को तोड़ा गया, वो राजनीति वहां की जनता ने बिल्कुल पसंद नहीं की है। और वहां की जनता से आप जिस तरीके से वहां से उद्योग धंधों को उठा के गुजरात ले जा रहे हैं, आप वहां से गुजरात चुनाव होने से पहले, गुजरात में जो विधानसभा के चुनाव थे, उससे जस्ट पहले मोदी जी 2 बहुत बड़ी प्रोजेक्ट्स, जो जिसमें की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, आर्सलर मित्तल और एक फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर का, वो आप चिप्स बनाने की फैक्ट्री वो उठा के आप गुजरात ले गए। आपने महाराष्ट्र के लोगों के पेट पे लात मारी, प्रधानमंत्री थे आप, और आपने एक से अपने स्टेट का भला करने के लिए, जिस स्टेट से आप आते हैं, आपने महाराष्ट्र से वहां से उठा के ले गए। तो उस चीज की नाराजगी, वहां पे जो महंगाई और बेरोजगारी है, ये तो मुद्दे सभी जगह हैं। और रही ये जाति की राजनीति, तो वहां तो सबसे ज्यादा इस चीज को लेके जो आंदोलन हुए हैं, महाराष्ट्र तो इन समाज सुधार आंदोलनों की धरती है, सावित्रीबाई फुले की धरती है, वो अम्बेडकर की धरती है, वो महात्मा फुले की धरती है महाराष्ट्र। तो वहां तो आपकी राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझ गई है वहां की जनता।
तो वो अब आपको मौका नहीं देगी। और जनता ने जो आप जबरदस्ती सरकार के ऊपर कब्जा के बैठे भी हैं, तो आप जबरन इधर उधर से खरीद फरोख्त करके या लोगों को ईडी का, आईटी का, सीबीआई का डर दिखा के आपने अपने साथ उनको बांध रखा है जबरदस्ती रस्सियों से। अदरवाइज तो आपकी सरकार को सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता नहीं देता। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की थोड़ी, जिसको कहा जाएगा कि कमी थी, कि उन्होंने वापस से उद्धव ठाकरे को इंस्टॉल नहीं किया। हालांकि गलत बताया, जो सरकार जहां बैठी है इस वक्त, जो बैठी है, उसको बताया कि गलत तरीके से सरकार बैठी हुई है यहाँ पे। लेकिन चलिए जो भी हुआ, लेकिन जनता जो बात सुप्रीम कोर्ट ने समझी, वही वहां की जनता ने समझी है। वहां की जनता तो तैयार बैठी है इनको सबक सिखाने के लिए। वहां बीजेपी का तो सुपड़ा ही साफ होने वाला है, बाकी का तो शायद, क्योंकि लोकल उनके अपने वो है रूट्स। और बीजेपी के लिए वहां पे गुजराती वर्सेस मराठी, उनका भी एक बहुत बड़ी दखाई पैदा हो गई है कि इन गुजरातियों को भगाना है यहाँ से। ये एक वहां का जो सेंटिमेंट चल रहा है, तो वो चीजें वहां तो आप हो ही नहीं सकता। आप आ जाइए हरियाणा के ऊपर, आ जाइए हरियाणा का, आपका बता ही रहे हैं। एक तो नंबर एक तो सर्वेज को ले लीजिए आप, एक नहीं कई सर्वेज आ रहे हैं। चलिए सर्वे को भी मत छोड़ दीजिए कि ये कहेंगे ये तो गप्पे होती है, झूठ निकलते। आप जो ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा को बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है। और जिस तरीके की जुतम पैजार वहां भी मची हुई है, हरियाणा में भी भाजपा के अंदर जुतम पैजार मची हुई है, तो वो चीज, और जो इनके साथी थे वो लोग भी इनको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। भाजपा के नेताओं को ये परेशानी हो रही है कि आप बाहर के लोगों को लाके उनको टिकट क्यों दे रहे हैं। ये किरण चौधरी कांग्रेस से गई और अगले दिन उनको राज्यसभा में भेज दिया। जो वहां पहले से बैठे थे इंतजार में, इतने संघर्ष कर रहे थे दशकों से राज्यसभा जाने की, जिनका नंबर लगना था भाजपा के लोगों का, उनको छोड़ के आपने कल के आए हुए किरण चौधरी को राज्यसभा भेज दिया। बड़ी भारी नाराजगी है। और ये राजनीति इनकी सब जगह चल रही है, ये वहां भी नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर का आपको हाल पता ही है, घाटी में तो सवाल ही नहीं है। एनसी और कांग्रेस का गठबंधन है और वहां सारी सीटें उन्हीं के हाथ में आनी है। रही जम्मू की सीटें, जम्मू की सीटों में जो घमासान मचा आपने देखा ही है पिछले हफ्ते, किस तरीके से टिकट की पहली लिस्ट जारी होते ही हंगामा उतर गया बीजेपी के ऑफिस में। और जो अध्यक्ष थे वहां के, वो अपना ऑफिस का दरवाजा बंद करके बैठ गए कि क्या करूं, कुछ समझ नहीं आया। हाईकमांड को फोन किया तो उन्होंने कहा वापस ले लो लिस्ट, मतलब 2 घंटे के अंदर लिस्ट वापस ले ली। तो वहां भी वही बाहरी और अंदरूनी का मुद्दा है कि बाहर के लोगों को आप यहाँ कर रहे हैं शामिल। जी मीनू जी, विधि जी ने 2 महत्वपूर्ण सवाल उठाए, दर्शकों के सामने रखते हुए मैं चर्चा को बढ़ाता हूँ। विधि जी ने लिखा कि पिछले 14 सालों से साधारण जनगणना नहीं कराने वाली सरकार क्या जातिगत जनगणना के आंकड़ों को अगले 5 सालों तक सामने आने देगी? नहीं आने देगी। ये एक प्रश्न है। एक और प्रश्न है जिस पर हम बात करेंगे, वो ये कि विधि जी लिख रही कि केसी त्यागी द्वारा इस्तीफा दिलवाकर नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। उसी की परिणति है कि आरएसएस सब अब जाति का जनगणना की बात कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि अक्षरशः सही है, लेकिन एक परिस्थिति जो उन्होंने बताई है उस परिस्थिति पर बात करना जरूरी है। जो पार्टी मतलब 14 साल में जनगणना नहीं हुई है, आप देख रहे हैं 2011 के बाद से 2024 है, 13 साल हो गए। और ये बीजेपी का शासन रहा, जनगणना नहीं करा सकी। कोरोना तो बहाना था, चलिए बहाना नहीं, एक जेन्युइन कारण भी, लेकिन उसके बाद जो वक्त था उसमें आप करा सकते थे, लेकिन आपने इनिशिएट नहीं किया। और संभवतः इसी जातीय जनगणना के सवाल से बचने के लिए महत्वपूर्ण बात क्या है विधि जी, और हम तमाम दर्शकों को भी बताना चाहते हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेना कि हम जातीय जनगणना कराने के पक्ष में हैं। अब इसको करा रहे हैं आधे मन से, अधूरे मन से,
कराएंगे लेकिन रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे, या इसमें जो कुछ भी राजनीति होगी, राजनीति तो होगी, तो उस राजनीति को हम परे रखते हैं। लेकिन जिस जनता के दबाव से इस बात को स्वीकार किया गया है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, उस जनता का दबाव कम होने वाला भी नहीं है। इस बात को लिख लीजिए, वो जनता का दबाव आगे और बढ़ने वाला है, इसलिए भागने की जगह नहीं मिलेगी, ये मेरा मानना है। ये तो नहीं कराएंगे अपनी मर्जी से, कराना पड़ेगा। जातीय जनगणना भी करानी पड़ेगी और उसको सार्वजनिक भी करना पड़ेगा। एक परिस्थिति की चर्चा स्वयं विधि जी ने की है कि केसी त्यागी का इस्तीफा, ये सहयोगी दलों के दबाव में वो ऐसा कर रहे हैं, ये मतलब निकाल करके भी वो अपनी झेप ही मिटा रहे हैं। ये सहयोगी दल जब कांग्रेस में थे, नीतीश कुमार, तब वहां जातीय जनगणना हुई और उसको घोषित किया गया। कांग्रेस की संगत में आने के बाद, इंडिया गठबंधन में आने के बाद और एनडीए गठबंधन में जाने के बाद, वो अगर इस बात को इस रूप में रख रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, तो ये मत भूलिए कि इसी पार्टी के नेता ललन सिंह सदन में बैठ करके जातीय जनगणना को कितना कोस रहे थे। तो ये जेडीयू को अगर ललन सिंह जैसे नेताओं की कीमत पर अपने स्टैंड को बचाना पड़ रहा है और बीजेपी पर दबाव डालना पड़ रहा है, ये भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के नेतृत्व और जातीय जनगणना पर उनके लगातार चलाए जा रहे आंदोलनों का प्रभाव है। इस बात को समझने की जरूरत है। जी, आपसे भी मीनू जी इस बात को थोड़ा एलोबरेट कराना हम चाहते हैं कि आप एलोबरेट करें और जनता को समझाएं। जी, दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, जो आप भले ही इस चीज को कहते रहे कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, आप पूरी तरह डटे हुए थे इस बात के ऊपर, लेकिन आप ये देखिए ना कि नहीं कराई आपने जातीय जनगणना, तो और आपका लॉजिक ये था कि समाज बढ़ेगा। देखिए, समाज में तो जाति की जकड़न और ज्यादा मजबूती से पकड़ बना के बैठी हुई है। आज आप देखिए कि दिन रात सोशल मीडिया पे वीडियोस आते रहते हैं, खबरें आती रहती है। आज दलित के साथ ये हो गया, आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया, आज पिछड़ों के साथ ये हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें, इतना सब कुछ हो रहा है कि उसमें अब राजनीतिक दल तो बाद में उठाएंगे इनकी बातें, इवन जनता के अंदर से उठने लगी है आवाजें कि हमारा ड्यू नहीं मिल रहा है। अब देखिए, जनता वो पहले वाली जनता नहीं है कि केवल अखबार के जरिए जिसको सूचनाएं मिला करती थी, और अखबार भी कितने लोग पढ़ते थे। नंबर एक तो साक्षरता ही इतनी नहीं थी, और दूसरे अखबार पढ़ना तो साक्षरता का बड़ा ऊंचा लेवल माना जाता था। बड़े उच्च शिक्षित लोग पढ़ा करते थे अखबार, और हर किसी के घर में अखबार भी नहीं आता था, और अखबार में पूरी सूचना या पूरा विश्लेषण नहीं होता था। आज तो आपके हाथ में जो फोन है, ये छोटा सा, ये इस फोन में आप दबाओ, यूट्यूब खोल के बैठ जाओ, आपको चर्चा ही चर्चा और विश्लेषण ही विश्लेषण मिलेगा। सबको समझ में आ गया है कि क्या होना चाहिए। और क्या आज जो विधि जी दे रही हैं, या मोहम्मद आलम साहब दे रहे हैं, या लक्ष्मी नारायण साहब यहाँ पे आपके दर्शकों में जो इतनी सधी हुई उनके जो सवाल होते हैं और प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो वो पहले कहाँ कर सकते थे इन चीजों को? ना लोगों को समझ आती थी चीजें, ना लोग समझ के अपनी प्रतिक्रिया या अपना जो उनके दिमाग में सवाल उठते थे, उनके लिए प्लेटफॉर्म ही नहीं था। तो आज तो लोगों के पास सवाल भी है और उसका जवाब भी है उनके पास। तो अब जागरूकता का लेवल इतना हो गया है कि दबाव में आना ही पड़ेगा। ये दबाव ही तो है, उसमें देखिए जनता का जो दबाव होता है उसको भी नेतृत्व चाहिए होता है, अदरवाइज उठाए कौन उस बात को? तो जो नेता होते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, उनकी भूमिका यही होती है कि भाई जो जनता की आवाज है, जो जनता की सेंटिमेंट है, उसको उठाएं और जनता को जगाएं कि भाई आपके अधिकार ये हैं और आपको ये चीज समझने की जरूरत है। सरकार ये कर रही है, जैसे अभी यही हो रहा है, माधवी गुचका हो रहा है, जैसे अभी की क्या क्या किया उन्होंने, किस तरीके से एक सरकारी पद पे रहते हुए और प्राइवेट कंपनियों से किस तरह के करोड़ों की सैलरी वो लेती रही। तो ये बात आपको कैसे पता चली? अखबार नहीं बताएगा आपको, टीवी नहीं बताएगा, आपको पता चली कांग्रेस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सोशल मीडिया पे देखी,
उससे आपको समझ में आया कि जब आप यहाँ इस तरीके के अफसर आपने बैठा रखे हैं जिनके ऊपर किसी तरह की कोई लगाम ही नहीं है, कोई देख ही नहीं रहा है कि कर क्या रहे हैं वो। तो ये सारी चीजें जो है, अब आपका अभी माधवी बुच है, मांदे इसी के ऊपर लेके देख लीजिएगा, कुछ दिनों बाद दबाव बनना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे जनता को समझ में आएगा। और जैसे जैसे जनता समझने लगेगी तो अब जनता के पास बहुत साधन है समझने के। अब वो पहले वाला साधन नहीं रहा कि नेता आएगा गांव में और मीटिंग करेगा 1500 लोगों की और जो कान में मंत्र फूंक जाएगा जनता वो मान लेगी। अब नहीं मानती जनता। अब तो जनता बाहर बोर्ड लगा देती है कि फला पार्टी की एंट्री बंद है, गांव के अंदर ना आए इस पार्टी के लोग। भाजपा के लिए जैसे लगी थी 2019 अभी 24 के चुनावों में कि भाजपा के नेताओं का इस गांव में प्रवेश वर्जित है। तो अब तो जनता इतनी जागरूक हो चुकी है और ये आगे आगे और आगे होगी, धीरे धीरे सवाल बढ़ेगा। तो अब इस पे केवल एक मामला खाली एक जाति जनगणना के ऊपर ही नहीं है। अग्निवीर का मुद्दा ले लीजिए, भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा ले लीजिए, जनता की परेशानी है उसको नेता उठा रहे हैं, इसको राजनीति कैसे करें। और राजनीति का मतलब ही यही है, जनता के मुद्दे उठाना ही तो राजनीति है, और क्या है। राजनीति ये थोड़ी कि एक दूसरे की टांग खींचना या एक दूसरे को गालियां देना है भाई। जनता के मुद्दे उठाना है, उसमें एक दल वो जनता के उन मुद्दों को इम्पोर्टेंट मानता है, एक दल नहीं मानता। लड़ाई यही है, इसी को विचारधारा कहते हैं। तो ये चीज है। अभी जो है राजनीति जो है धीरे धीरे जिसको कहते हैं थोड़ा थोड़ा स्वस्थ होती जा रही है, मतलब मजबूत होती जा रही है। लोकतंत्र जो है, जैसे कि लोकतंत्र में होना चाहिए कि सत्ता पक्ष अपनी बात कहे और विपक्ष जो है मजबूती के साथ अपनी बात रखे। तो इस वक्त विपक्ष जो है बहुत मजबूती से मोदी जी के नाक में दम किए हुए। तो मोदी जी अभी पता नहीं कि बाहर जाने का रास्ता खोज रहे हो कि किस तरीके से इस जाल से मैं निकलूं। और मैं तो यही सलाह दूंगी मोदी जी को ग्रेसफुली एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत सम्मान बचा हुआ है लोगों के मन में। अदरवाइज आगे आगे हालत और बुरी होने वाली है। जी इनू जी, ये बहुत बड़ा दबाव है आरएसएस की ओर से नरेंद्र मोदी पर, और उनके लिए जातीय जनगणना की बात मान लेना एक तरह से उनकी पूरी जो टीम है वो जो दिन रात सोशल मीडिया में चुबक करके जो कूद करके बोलती है, उसके लिए तो बहुत डिमोरलाइजिंग होने वाला है। अगर नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना की बात को मानते हुए स्वीकार कर लेते हैं जैसा कि आरएसएस ने कहा है, और अस्वीकार करने का दमखम अब नरेंद्र मोदी में बचा है नहीं कि वो आरएसएस की बात को अस्वीकार कर दें। अब वो दमखम नहीं बचा है, पहले वाली बात नहीं रही। बैसाखियों पर चल रहे हैं, जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जब उनको अपने हिसाब से हिला ले रहे हैं, तो आरएसएस की तो बहुत बड़े फैन फॉलोइंग्स पार्टी और सरकार दोनों में है। उनके दबाव को कैसे झेलेंगे नरेंद्र मोदी? तो और नरेंद्र मोदी का मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी का मतलब है इस देश के बड़े उद्योगपतियों का समर्थन प्राप्त नेता, और समर्थन दिलाने में आरएसएस की एक बड़ी भूमिका है। आरएसएस, इसीलिए आरएसएस का दबाव नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है कि वो ना माने। ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये यू टर्न जो वो होगा, जो नरेंद्र मोदी की सरकार लेगी और कहेगी कि हम जातीय जनगणना कराने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा यू टर्न होगा। इसके बहुत बड़े मायने निकलेंगे। और राजनीतिक पूरी राजनीति ऐसे भी अब दो धड़ों में बटी हुई दिख रही है, दो इंडिया और एनडीए के रूप में। लेकिन इंडिया गठबंधन, आप जान रहे हैं कि लगातार कोशिशें हुई इंडिया गठबंधन को तोड़ने की, उसको हटाने की, सब कुछ करने की। इसके बावजूद वो उनके सारे प्रयास एक बार फिर से विफल होते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में भी वो उनका पार्टी तोड़ना काम नहीं आया, सरकार बना ली, ठीक है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जबरदस्त हार हुई। ये इसको अभी बहुत ज्यादा विश्लेषण न भी करें तो हम इतना देख रहे हैं कि ये जो बदलाव आया है, दो ध्रुवों में बदलाव आया है, राजनीति आई है, उसमें जो जातीय जनगणना का सवाल है वो सवाल इतना आगे बढ़ चुका है। राहुल गांधी ने इसको इतना आगे बढ़ा दिया है, रीजनल पार्टीज ने इसको दिल से स्वीकार कर लिया है कि अब
अब इससे हटने का और पीछे जाने का और नहीं करने का और आंखों में धूल झोंकने का और मन में कुछ और करेंगे कुछ, वो सारी आशंकाएं खत्म हो गई हैं। करना तो पड़ेगा ही, यहां पर बात आ गई है। तो मैं अब चर्चा में थोड़ा समय एक्सीड हो रहा है, और हालांकि आप अगर इसमें कुछ कहना चाहें तो जरूर अंतिम एक कमेंट कर दें, उसके बाद हम इस चर्चा का समापन करेंगे। जी जी, देखिए जो आपने कहा कि करना तो पड़ेगा ही, देखिए ये चीज राहुल गांधी तो कह ही रहे थे कि राहुल गांधी ने कहा भी था कि मैं इसी संसद में अधिवेशन सत्र में उन्होंने कहा था कि मैं इसी संसद से पास करवा के ये जाति जनगणना का जो विधेयक है वो मैं इसी जनगणना इसी यहीं से पास करवाऊंगा। तो वो चीज देखिए करनी पड़ेगी। जो बताया जा रहा है कि भाई 90% से ऊपर एक जो आप कह रहे हैं कि एक इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है, तो उसमें इतने सारे ट्रिलियन की इकोनॉमी जो आप तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बता रहे जा रहे हैं, तो उसमें केवल कुछ ही गिने चुने लोगों का हक क्यों हो? उसका जो मलाई है, जो उसकी जो उसका स्वाद जो है, वो जो इतनी बड़ी आबादी है इस देश की, उसको भी तो मिलना चाहिए। तो उसको कैसे मिलेगा जब आप उनके हक में उनकी गणना करके उनके हिस्सेदारी के हिसाब, उनकी भागीदारी, उनकी जो आबादी के अंदर जो उनका भागीदारी है उसमें उनकी हिस्सेदारी देंगे कि हाँ भाई इतने लोग हो आप, और आपको इसी, देखिए एक साथ सबको तो नहीं दिया जा सकता कि जितनी भी उनकी आबादी है सारी आबादी के लिए एक मुश्त कुछ हो जाए, वो तो नहीं होगा। लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे उनके भी कल्याण के लिए, उनके लिए उनको राजनीतिक परिदृश्य पे, उनको आर्थिक परिदृश्य पे, उनको सामाजिक परिदृश्य पे फोरफ्रंट पे लाया जाए, आगे लाया जाए। जैसे अभी आपने देखा कि कांग्रेस का जो नई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो कमेटी है उसमें जो जितना भी ओवर नया हुआ है, तो उसमें 60% इनको लिया गया है, दलित, ओबीसी और पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को। तो ये चीज ने भी कान खड़े कर दिए हैं आरएसएस के। देखिए मेरे हिसाब से मोदी जी तो अहंकार की वजह से समझ नहीं पा रहे हैं हवा को, लेकिन आरएसएस जो है उन्होंने अपने अहंकार को ताक पे रख दिया है। इस टाइम वो समझ रहे हैं कि अगर ये मोदी ये जो राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर कोई नई सरकार या कोलिशन गवर्नमेंट बन गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने समझा कि यार समय से पहले ही अपना सॉफ्ट कर लो स्टैंड, झुक जाओ। करेंगे या नहीं करेंगे वो बात अलग है, उन्होंने एक कमिटमेंट कर दिया कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं, और आगे भी देखते रहिए आप इसी तरीके से कदम ताल करते रहेंगे। जो ये यू टर्न हो रहे हैं ना, ये होते रहेंगे, और मोदी जी कांग्रेस के घोषणा पत्र से चुरा चुरा के चीजें नाम बदल के उनका अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, क्योंकि उनके पास अपना तो है नहीं कुछ दिमाग। कांग्रेस का इतना कॉम्प्रिहेंसिव घोषणा पत्र बना हुआ है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मोदी जी लागू करेंगे, आप देखते जाइएगा। जी देखिए, अब इस बात को याद करते हुए मैं अपनी बात को अंत करूंगा। हालांकि लक्ष्मी जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। इफ बीजेपी आरएसएस आर अनेबल टू एक्सेप्ट एंड प्रोसीड विद कास्ट सेंसस, इट विल बी बेटर टू गिव स्पेस टू न्यू पीएम व्हिच इज ऑलरेडी स्टेटेड बाय राहुल, बेटर फॉलो हिम फॉर गुड डे। मैं एग्जैक्टली यही बात बोलने वाला था, कि याद दिलाने वाला था, और मैं पढ़ा तो हमें लगा वही बात भी है कि राहुल गांधी ने पहले कह दिया जातीय जनगणना तो होकर रहेगा, इसी सदन में होगा, एक बात। और ये कहा उन्होंने कि अगर ये पीएम नहीं करेंगे तो दूसरा पीएम करेगा, जाति जनगणना होकर रहेगी। तो ये जो दो बातें हैं, इसके दो मायने साफ साफ हैं। या तो आप करेंगे, आरएसएस कह रहा भाई नरेंद्र मोदी जी आप ही कर लीजिए, नहीं तो ये दूसरा प्रधानमंत्री लाने का इंतजाम कर रहा है। इसका मतलब सरकार बदल जाएगी। इसका ये जो बड़ी धमकी है, ये धमकी सिर्फ नहीं है, ये परिस्थिति है जिसको राहुल गांधी ने बयां किया है। तो उस परिस्थिति को आरएसएस समझ रहा है, लेकिन क्या आरएसएस की समझ को भी नरेंद्र मोदी जो खुद को नॉन बायोलॉजिकल समझने लगे थे, वो उसी स्थिति में समझ पाएंगे? हमें तो नहीं लगता, और नहीं लगता तो इसका मतलब दूसरा प्रधानमंत्री इस कार्य को करेगा। हमारे तमाम दर्शक जो आशंका जता रहे हैं
कि वो नहीं करेंगे, उनकी बात को मैं खारिज नहीं करता। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो दूसरा प्रधानमंत्री करेगा, करना तो पड़ेगा ही, और इसी सदन में होगा ये बात। तो इस चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। जादूगर निकले राहुल गांधी, आरएसएस को जातीय जनगणना कबूल हो गई है, और आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, और जो आज बड़ी तादाद में हमारे साथ जुड़े, और मीनू जी को भी बहुत बहुत आभार, जो एक बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा को बनाने में पूरे दर्शकों के साथ मिल करके एक बड़ा योगदान दिया। तो हमें दीजिए इजाजत, और इस संदेश के साथ के हमारा YouTube चैनल, अपना YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्वाइन का बटन दबाइए, और हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।